नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे गुणोत्तर माध्य का अर्थात जियोमेट्रिक मीन के संबंध में हम जानेंगे कि ये क्या होता है और इसका जो उपयोग है कब किया जाता है और इसको व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में किस प्रकार से हल किया जाता है। इससे पहले हम जो विभिन्न प्रकार के जो माध्य हैं उनके संबंध में संक्षिप्त में एक बार पुनः हम जान लेते हैं कि जो औसत होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से एवरेज है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो मैथमेटिकल होता है जिसको गणितीय माध्य कहा जाता है, दूसरा पोजिशनल जो कि स्थिति संबंधी माध्य होता है, और तीसरा कॉमर्शियल एवरेज होता है, व्यापारिक माध्य जिसको कहा जाता है। मैथमेटिकल जो एवरेज था उसमें हमने अध्ययन किया था अर्थमेटिक मीन का अर्थात समांतर माध्य का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो हमने बनाए थे। इसके बाद में जियोमेट्रिक मीन है सेकंड, जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तीसरा हार्मोनिक मीन अर्थात हरात्मक माध्य, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। और फोर्थ क्वाड्रेटिक मीन है जो कि सिलेबस में नहीं है आपके। तो गणितीय माध्यों के अंतर्गत अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक, ये तीन जो माध्य वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। पोजिशनल की यदि हम बात करते हैं तो उसमें मीडियन है मध्य का, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसमें जो पार्टीशन वैल्यूज है, विभाजन मूल्य, उसका भी हमने अध्ययन किया है। और सेकंड जो मोड अर्थात बहुलक से संबंधित है, बहुलक का भी हमने अध्ययन वो कर चुके हैं। कॉमर्शियल जो एवरेज होता है जिसमें मूविंग एवरेज है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन इसका हम टाइम सीरीज के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। प्रोग्रेसिव एवरेज और जो कंपोजिट एवरेज है वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। संक्षिप्त में हम सेंट्रल टेंडेंसी का जो वीडियो जो हुआ था उसके अंदर हम इनके बारे में जान चुके हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो है वो अर्थमेटिक मीन, कॉमर्शियल, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन है, जो कि गणितीय माध्य अर्थात इसमें गणितीय जो विशेषताएं हैं वो फॉलो होती है। तो अब हम जानेंगे कि विभिन्न माध्यों के अंतर्गत जो जियोमेट्रिक मीन है, गुणोत्तर माध्य है, उसके संबंध में हम जानेंगे। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है कि किसी समंक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य है वो उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल होता है जितनी उस श्रेणी में इकाइयाँ होती हैं। इसका हम फॉर्मूला के द्वारा इसको समझ लेते हैं। GM अर्थात जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य n इंटू अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 xn। यहाँ पर जो n जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स है अर्थात पदों की संख्या से हैं, और GM जो कि जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य को बता रहा है। n जैसे कि बताया अभी नंबर्स ऑफ आइटम्स है, पदों की संख्या है अर्थात उस सांख्यिकी की श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है। x1, x2, x3 डॉट डॉट xn है वो वैल्यूज ऑफ आइटम्स अर्थात पदों का मूल्य होता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। तो अब हम एक सामान्य जो फॉर्मूला है उसके द्वारा हम इसका एक कैलकुलेशन करके हम देखेंगे, और जहाँ पर हमें प्रतिशत का या प्रोपोर्शन का एवरेज जब ज्ञात करना होता है या हमें ग्रोथ रेट ज्ञात करनी होती है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। ये जो सेकंड जो वीडियो होगा जियोमेट्रिक मीन के पार्ट 2 का होगा, उसमें हम इसके कौन कौन से मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, कौन कौन से इसके यूजेज है और कौन से इसके विशेष उपयोग हैं, उसके संबंध में हम जानेंगे। अभी यहाँ पर केवल हम अध्ययन करेंगे व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी में इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 20, 30 और 45 का हमें क्या ज्ञात करना है, जियोमेट्रिक मीन ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें GM जियोमेट्रिक मीन है, N नंबर ऑफ आइटम्स है और x1, x2, x3 क्या है, इसमें वैल्यूज ऑफ आइटम्स है अर्थात पदों का मूल्य है। तो इसको हम फॉर्मूला के अंदर रख देते हैं। इस क्वेश्चन के जो भी वैल्यूज दी गई है 20, 30 और 45 जो कि x1, x2, x3 हो जाएगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 1, 2 और 3 अर्थात 20, 30 और 45 तीन संख्याएँ हमारे पास है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर। और अब हम इसको रखते हैं फॉर्मूला के अंदर। इसके पश्चात इसको हम हल करते हैं। तो
20, 30 और 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो 27,000 हमें मिलेगा। 3 अर्थात इसको हम क्यूब भी बोल सकते हैं। अब इसको हम हल करते हैं तो जो हमें अर्थात 3 इक्वल पार्ट में हम जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल डिजिट के रूप में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब है वो दिया गया है। तो इसमें से जब हम इसका हल करेंगे तो 3 × 10 तो हमें जो आंसर जो मिलेगा वो 30 हमें मिल जाएगा। जियोमेट्रिक मीन है वो 20, 30 और 45 का जियोमेट्रिक मीन है वो हमें 30 मिल जाता है। यहाँ तक तो आसानी है हमें, क्योंकि संख्या क्या है बहुत ही कम है, 20, 30 और 45 है। नंबर ऑफ डिजिट भी इसमें कम है और टोटल नंबर ऑफ जो आइटम्स है वो भी यहाँ पर बहुत ही कम है, तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन जब संख्याएं वृद्ध होती है और डिजिट उनकी ज़्यादा होती है तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं, लॉग टेबल का यूज़ करते हैं अर्थात लघु गणक का हम उपयोग करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम यदि लघु गणक का प्रयोग करते हुए हल करते हैं तो किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस डॉट 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 log xn डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर log x1 अर्थात जो फर्स्ट जो यहाँ पर आइटम्स दिया गया वो लिखा जाएगा, log x2 यहाँ पर सेकंड जो आइटम है, फिर x3 यहाँ थर्ड जो आइटम है वो लिखा जाएगा। इसी प्रकार से n है वो नंबर ऑफ आइटम्स होगा, पदों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करते हैं। तो एंटी log x1 की जो वैल्यू है वो 20 है, log x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस log x3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 45 है। तो हम यहीं तक लिखते हैं। आगे यदि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास संख्याएं और अधिक होती तो हम इसको आगे तक और लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास संख्याएं केवल कितनी हैं 3 संख्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ पर केवल 3 बार ही हम इसको लिखेंगे। तो n नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 3 है डिवाइडेड बाई 3 है। अब इसके पश्चात हमें क्या करना होगा, log 20, log 30 और log 45 है, इसके हमें वैल्यू ज्ञात करनी होगी। और इसकी जो वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, log टेबल हमें देखने की आवश्यकता होती है। तो हम इसको क्या करते हैं, log टेबल के अंदर जाते हैं, फिर log 20, 30 और 45 की हम वैल्यू इसमें देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये एक log टेबल मिलती है बुक्स के अंदर, जो लास्ट में log टेबल के नाम से लिखा हुआ आपको मिलता है, वहाँ पर ये टेबल दी हुई होती है। और जब आप कोई एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको एक log टेबल की बुकलेट आपको दी जाती है, उसमें से आपको देख करके इनकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है अर्थात कैलकुलेट करनी होती है। तो हमारे सामने जो वैल्यूज़ थी वो 20, 30 और 45 है। इसका हमें जो log की जो वैल्यू है वो हमें log ज्ञात करना है अर्थात उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जब log हम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर उसके 2 पार्ट होते हैं। यहाँ 1.30103 लिखा है, तो जो पॉइंट से जो पहले का जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, करैक्टरिस्टिक कहा जाता है अर्थात इसको पूर्णांश या करैक्टरिस्टिक कहा जाता है। और पॉइंट अर्थात जो दशमलव के आगे का जो पार्ट होता है उसको मैंटिसा या दशमलव अंश कहा जाता है। पॉइंट के आगे का जो पार्ट होता है वो मैंटिसा या दशमलव अंश कहलाता है, पॉइंट से जो पहले का जो पार्ट है वो करैक्टरिस्टिक या पूर्णांश कहलाता है। इसके संबंध में संक्षिप्त में ही हम यहाँ जानकारी देंगे। यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें कि log और एंटी log किस प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर जो 1 लिखा गया है करैक्टरिस्टिक है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है इसका, और इसके केवल जो ऑब्जर्वेशन से ही हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 20 है, कैलकुलेशन करने के 2 मेथड होते हैं इसमें। यदि यहाँ 20 जो कि इकाई से अधिक है, 1 से अधिक है, और जब 1 से अधिक होता है तो हम क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं। तो 2 और 0 डिजिट कितने हो गए 2, तो 2 में से 1 लेस कर देंगे और जो हमें क्या मिलेगा, 2 में से 1 लेस करने पर 1 मिलेगा। तो ये करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 डिजिट है तो 1 लेस करने पर हमें 1 मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 45 में भी 2 डिजिट है और 1 लेस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। यदि यहाँ पर 200 होते तो करैक्टरिस्टिक क्या हो जाता, 2 हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाते 3 होते हैं और ऐसे स्थिति में यहाँ पर करैक्टरिस्टिक 2 हो जाता। तो ये सभी यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट है वो सभी क्या है
पॉजिटिव इसमें दिए गए हैं और यदि दशमलव से यहाँ शुरुआत होती तो फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो करैक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो मेंटिसा होता है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। और मेंटिसा का जो कैलकुलेशन होता है वो हम इस लॉग टेबल के माध्यम से करते हैं। तो लॉग टेबल का जो यूज है वो मेंटिसा का कैलकुलेशन करने के लिए ही होता है। करैक्टरिस्टिक है वो तो हम ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस मेंटिसा का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जब ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हम 1 के ऊपर बार के रूप में एक माइनस का साइन दर्शाते हैं। ये इनमें डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का। कैलकुलेशन अब मेंटिसा की कैसे की जाती है, तो इसके लिए हम लॉग टेबल में यहाँ से हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक इसमें जो वैल्यू लिखी गई है इसमें रो के अंदर, और इसके आगे जो सेकंड जो पार्ट है इस टेबल का मीन डिफरेंस है वो लिखा गया है, वो 1 से लेकर के 9 तक है। और यहाँ से 10 से इसकी शुरुआत होती है और 10 से लेकर के इसमें यहाँ तक हमने 54 तक लिखा है। और फिर इसका जो सेकंड जो पेज है जहाँ 55 से लेकर के 56 50 से लेकर 99 तक है। तो 10 से शुरुआत होकर के 99 तक ये लॉग टेबल दी हुई होती है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे कि 20 का हमें कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो है कि हम केवल जो लॉग है वो 4 डिजिट तक ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि डिजिट 4 से अधिक है तो हम क्या उसका कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं, लगभग उसको कर देते हैं अप्रोक्सीमेशन में। और यदि 4 से कम होती है, 3 होती है, वहाँ तक ठीक है, क्योंकि मीन डिफरेंस के अंदर यहाँ पर 0 नहीं होता है। तो 3 से यदि कम होती है डिजिट तो हम क्या करते हैं, उस डिजिट के आगे 0 लगा देते हैं और वो 3 डिजिट का हम बना देते हैं। तो मिनिमम 3 डिजिट होना चाहिए, और 4 डिजिट है तो भी उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। लेकिन 4 डिजिट से यदि ज़्यादा होता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसका अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। अब हम 20 का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट का होता है वो यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर 20 हमें मिलता है। अब 20 का हम क्या, 20 से आगे कोई संख्या नहीं दी गई है, इसलिए हम क्या इस तरफ से 0 के सामने और नीचे की तरफ आएंगे और 20 के सामने आएंगे तो 30103 है। तो ये क्या हो गया, हमारा मेंटिसा हो गया, 30103 है। आप जब बुक्स में देखते हैं तो ये जो टेबल में जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो 4 डिजिट में लिखी हुई मिलती है। यहाँ पर हमने इसको 5 डिजिट में दिया गया है, जो अधिक एक्यूरेसी को शो करता है यहाँ पर। तो 4 डिजिट में हो तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें 5 डिजिट में है तो इसको अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं इसका भी। तो यहाँ पर 30103 इसका मेंटिसा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके बाद में 30 का हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, तो 1 तो करैक्टरिस्टिक है जो कि ऑब्जर्वेशन से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.47712 है, इसका जो कैलकुलेशन हम कहाँ से किया है, इस टेबल से किया है। तो इसमें हम 30 नीचे की तरफ आएंगे और 2 डिजिट तक हम देखते हैं तो 30 यहाँ पर है और 30 के आगे कुछ नहीं है और डिजिट नहीं है, तो हम 0 मानते हुए क्या करेंगे, इसमें 47712 है, ये संख्या हम मेंटिसा के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से जब 45 के लिए जब हमें कैलकुलेशन करना होगा तो इसी प्रकार से हम नीचे की तरफ आएंगे और इसमें देखेंगे 45 है और 45 भी 2 डिजिट है, इसलिए हम 0 के नीचे इस प्रकार से देखते हुए आएंगे और 45 के सामने क्या लिखा हुआ है, 65321। तो ये 65321 क्या हो गया, इसका मेंटिसा हो गया। तो अब जो हमें है वो इसका लॉग जो 20 है उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है और वापस हम उसी जो क्वेश्चन के अंदर हम जाते हैं। तो अब इसका जो हमने वैल्यू उसकी रख देते हैं, log 20 का हमने वैल्यू रखा है यहाँ पर, तो 1.3010, log 30 की वैल्यू रखी, log 45 की वैल्यू रखी है। अब हम इसको हल कर लेते हैं, इन सभी का योग लगाएंगे, योग लगा करके उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करने पर 1.4771 हमें मिलता है। इसके पश्चात हमें क्या करना होगा, फिर एक टेबल में हमें जाना होगा और एंटी लॉग है उसका कैलकुलेशन करना होता है। क्योंकि सबसे पहले एक नॉर्मल जो संख्या है वो दी गई थी, सामान्य संख्या दी गई थी, उसका हमने लॉग याद किया था। लेकिन अब लॉग से वापस सामान्य संख्या में जाने के लिए हम क्या करना होगा कि एंटी लॉग उसका कैलकुलेट करना होता है। तो हम इसकी एंटी लॉग की जो टेबल है उसके अंदर जाएंगे और 1.4771 का जो है वो कैलकुलेशन हम करते हैं।
तो ये एंटीलॉग की यहाँ पर एक टेबल दी गई है, और इस एंटीलॉग की टेबल है वो भी आपको बुक्स में लास्ट में आपको मिलेगी, और एग्जामिनेशन में बुकलेट आपको मिल जाती है जिसमें एंटीलॉग दिया हुआ आपको मिलता है। हमें जो एंटीलॉग कैलकुलेशन करना है वो 1.477 का हमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर 1 क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.4771 क्या है, ये मैंटिसा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मैंटिसा वाला जो पार्ट है उसके आधार पर हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 0.47 के लिए हम देखना होगा, तो जिस प्रकार से हमने लॉग टेबल में देखा है वैसे ही हम एंटी लॉग टेबल में भी हम देखेंगे। 47 पहले 2 डिजिट हम देखते हैं इसमें। 47 इसमें कहाँ पर है, ये सभी यहाँ पर आप 0.00 0.01 मानते हुए इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 47 इसमें लिखा गया है। 47 इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो डिजिट आती है इसमें है वो 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 देखेंगे और 7 से हम वर्टिकल नीचे की तरफ इसमें आएंगे, और 47 के सामने ये कितनी वैल्यू लिखी है, 2992 है, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, 2992 हम लिख देते हैं। इसके बाद में 7 के बाद में 1 और लिखा गया है। तो 1 का हम कैलकुलेशन वो कैसे करेंगे, मीन डिफरेंस जो सेकंड जो पार्ट है वहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये जो 1 लिखा गया है 1 से हम नीचे की तरफ आएंगे, और इधर 47 के सामने से हम देखेंगे तो हमें डिजिट कितना मिलता है, 7 मिलता है। तो वो भी क्या हम इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है अर्थात इसको ऐड करना है। तो ये 4 डिजिट तक हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें 7 को हम ऐड कर देते हैं तो 29999 हमें मिल जाता है। इसके पश्चात हमें क्या करना होता है, इसका आगे की जो कैलकुलेशन है वो हमें करनी होती है। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी भूमिका है वो अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। 1 है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमें क्या करना है, 1 में एक ऐड करना है। एंटीलॉग के अंतर्गत क्या करना होगा, जो भी ये पॉजिटिव यदि दिया गया है तो हमें क्या करना, ऐड करना है, और यदि ये नेगेटिव दिया गया है तो हमें क्या करना, वहाँ पर एक कम करना होता है। एंटीलॉग के कैरेक्टरिस्टिक से जब हम दशमलव लगाने की जब हम देखते हैं तो जब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक दिया होता है तो 1 ऐड कर देते हैं उसमें, और यदि नेगेटिव दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसको लेस कर देते हैं। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, तो अर्थात हम 2 डिजिट के पश्चात 2 और 9, तो 2 डिजिट के बाद में यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 29.99 अर्थात लगभग अप्रोक्सीमेशन में क्या हमें 30 हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेशन डायरेक्ट इस प्रकार से मेथड से ज्ञात करें या लॉग का यूज़ करते हुए हम ज्ञात करें, हमें जो आंसर जो मिलता है वो 30 ही मिल जाता है। तो ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको लॉग से हम यूज़ करते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर किस प्रकार से हल किया जाता है। एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्न समंग श्रेणी से गुणोत्तर माध्य को ज्ञात कीजिए। वैल्यू दी गई है इसमें, अर्थात x की वैल्यू दी गई है यहाँ पर अलग अलग, जैसे 5439, 687, 928, 0.7, 0.06, 0.004 और 0.0003 दिया गया है। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। वैल्यू x है, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है वैसा ही हमने यहाँ पर लिखा गया है। n पदों की संख्या कितनी है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें दिया गया है। log x है, अर्थात जो वैल्यू दी गई है वो उसके हमें इसका हमें log ज्ञात करना है। तो एक बार पुनः हम log टेबल के अंदर जाते हैं और इसकी log किस प्रकार से कैलकुलेशन है वो किया जाता है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये क्लियर भी हो जाएगा कि किस प्रकार से हम log कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमें 5439 का हमें कैलकुलेशन करना है, log है। तो सबसे पहले इन सभी का हम कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 4 है। 4 है तो n-1 अर्थात 4 में से एक कम कर देंगे तो हमें 3 मिलेगा। तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। इसी प्रकार से 687 है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 में से एक कम करेंगे तो 2 है। यहाँ पर 92 है तो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट में 1 लेस करने पर 1 मिलेगा। 8 है, यहाँ पर डिजिट कितने है, 1 है, तो 1 है तो इसलिए 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0 है। यहाँ तक सभी जो वैल्यू थे वो 1 से अधिक अर्थात इकाई से अधिक थे। तो हम क्या कर रहे थे, एक उसमें लेस कर रहे थे, 1 लेस कर रहे थे। लेकिन जब डिजिट है वो जो संख्या है वो 1 से कम होती है तो हम लेस नहीं करेंगे, उसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और वो माइनस में आएगा। 1 से कम होने पर जो हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वो माइनस में होगा और
यहाँ पर हम 1 ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ 0.7 है। तो अर्थात हमें यहाँ पर ये देखना है कि पॉइंट के बाद में जीरो कितने हैं। जितने जीरो होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो पॉइंट के बाद में कोई यहाँ पर जीरो नहीं है, इसलिए हमने जीरो में एक ऐड किया, तो हमें क्या मिला, 1। और इसमें हम माइनस के साइन के रूप में ऊपर जो बार का जो साइन है वो हम लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पॉइंट के बाद में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो के अंदर एक जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिले, 2, और वो माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, एक से कम है, ये संख्याएं क्या है, एक से कम होती है, तो उसके लिए हम माइनस में लिखते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद में डिजिट कितने हैं, जीरो के रूप में 2 डिजिट हैं जीरो के रूप में। अर्थात जो ये महत्वपूर्ण जो संख्या है 4 है, इंपॉर्टेंट जो नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर यानी 1 से लेकर के 9 तक है, उनसे पहले जितने भी जो जीरो होते हैं और दशमलव के बाद के जो जीरो होते हैं वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो इसमें एक ऐड कर दिया तो ये 3 हो गया। यहाँ पर 3 जीरो है, तो हमने एक ऐड कर दिया तो यहाँ 4 हो गया, और ये माइनस का साइन लगाया हमने। तो इस प्रकार से हम कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके पश्चात जो मैंटिसा है वो कैलकुलेशन हमें करना है। मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंटिसा कैलकुलेशन करते समय यहाँ पर दशमलव का कोई इस पर इफ़ेक्ट है वो नहीं पड़ता है। तो हमें क्या है कैलकुलेशन करने के लिए है, जैसे यहाँ पर 5439 का हमें मैंटिसा देखना है, तो इसमें हम पहले 2 डिजिट है 54, इसमें हम देखेंगे कहाँ पर 54 है। इसके पश्चात हम 3 के लिए, तो यहाँ पर ये 3 है, 3 के सामने हम देखेंगे तो ये 73480 हमें मिला। इसके पश्चात 3 के आगे क्या लिखा है, 9 लिखा गया है, तो यहाँ पर मेन डिफरेंस में हम 9 की वैल्यू में देखेंगे, और इसी 54 के इक्वल तो हमें 71 मिला है। तो 71 को हम 73480 में ऐड कर देंगे, तो हमें जो मिला है वो 0.7355 हमें मिल जाता है। इसी प्रकार से हम 687 के लिए हम कैलकुलेशन जब हम करेंगे, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करने के लिए देख लेते हैं कि ये 68 है। यार पहले जो 2 डिजिट है वो यहाँ पर हम देखेंगे 68 है। 54 तक इस टेबल में दिया गया था, यहाँ से 55 से लेकर के 99 तक दिया गया है। तो ये 68 के लिए 68 आगे जो इसकी डिजिट है वो 7 है, तो यहाँ से हम 7 देखेंगे, और 7 के सामने जो, और इधर 68 के सामने जो वैल्यू जो हमें मिलती है वो 83696 मिलती है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 8370। अर्थात 4 डिजिट में हमने लिखा है, और लास्ट में क्या 6 है, तो जो कि 5 या 5 से अधिक होने पर इसको क्या किया हमने, अप्रोक्सीमेशन कर दिया, तो ये 8370 हमें मिल गए। इसी प्रकार से हम आगे जो है इसमें 92 है उसका भी हम इसमें कर सकते हैं कैलकुलेशन है। जैसे 92 है, तो 92 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 92 के आगे कोई संख्या नहीं लिखी गई है, केवल 2 डिजिट है, तो आगे का डिजिट हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें 0 मानते हुए और 92 के सामने देखें तो 96379 हमें मिलता है। तो 9638 जो कि अप्रोक्सीमेट हम करके इसमें लिख देते हैं। इसके पश्चात 8 है, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसा कि बताया है कि कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए, तो हम क्या इसके आगे 000 लगा देते हैं। तो 80 पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हुए आएंगे, और इसमें जैसे कि 80 लिखा है, 80 के सामने फिर 0 हम लगाते हुए 90309 है, वो इसमें क्या करा जाएगा, 9031 इसको लिखा जाएगा। 0.7, तो 0.7 है, तो इसके भी हम आगे क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो 70 पर हम इसको देखेंगे, अर्थात 10 से अधिक होना चाहिए, 10 या 10 से अधिक होना चाहिए। तो 70 है, तो यहाँ पर हमने 70 और आगे 0 लगा करके 84510 हमने ये यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार से हम जैसे कि 0.06 है, तो इसमें भी आगे क्या 0 लगा देंगे, तो 60 और फिर 0 आगे लगाते हुए 77815 है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं अप्रोक्सीमेट करके। तो इस प्रकार से हम क्या इसमें लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉग जब हमें कैलकुलेट जब हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका योग लगाएंगे। योग लगाते हुए ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ऐड कर देंगे, जो भी मैंटिसा की जो वैल्यू दी गई है वो सब हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। तो दशमलव से जो भी आगे है वो सब पॉजिटिव है या मैंटिसा है, और इसको 3, 2, 1 में ऐड कर देंगे, तो वो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, 4, 3, 2, 1 ये सभी माइनस के हैं, तो इसको हम लेस कर देंगे, उसको हम घटा देते हैं। तो हमें जो वैल्यू जो मिलेगी 2.1419 हमें जो पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलती है, जो कि सिग्मा log x है, अर्थात सिग्मा का तात्पर्य समेशन या योग से होता है। अब देखिए इसमें आगे इसको फॉर्मूलाज के द्वारा हल कर लेते हैं।
सिंपल सा फॉर्मूला जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा लॉग एक्स है जो कि हमें वैल्यू मिल चुकी है 2.1419 रखेंगे। एन की वैल्यू है 8 है, अर्थात नंबर ऑफ आइटम्स कितने 8 है। तो इसको हम आगे वैल्यू रख के इसको हल करते हैं तो एंटी लॉग 0.2677 हमें मिल जाता है। और 0.2677 का हम जब एंटी लॉग की टेबल में जब हम वैल्यू देखते हैं तो हमें इसका जो जियोमेट्रिक मीन है वो हमें मिल जाएगा। तो एंटी लॉग में 1.0689 की हमें वैल्यू देखनी है। तो हम मेंटिसा वाला जो पार्ट है वो ये इस टेबल में देखा जाएगा 0.06। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0.06 देखते हैं। 0.06 के आगे यहाँ संख्या में लिखा गया 8 है, तो 0.06 और यहाँ से हम 8 के सामने जो संख्या मिली है वो 11695 मिली है, वो हमने यहाँ पर लिखी है 11695। इसके बाद में 8 के आगे का जो पार्ट है वो 9 है, तो 9 का हम यहाँ पर देखेंगे 9 है, तो 9 और इधर 0.06 के सामने से देखेंगे तो हमें क्या 24 है। 24 इसमें क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा 11719 मिलेगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो ये दशमलव जो लगाना है वो डिपेंड किस पे करता है, कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद में हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो 1 और 1 ये 2 डिजिट हो गए, बाद में हमने दशमलव लगाया तो ये 11.71 है, या राउंड ऑफ में हम कह सकते हैं 11.72, जो कि हमें क्या मिल जाता है इसका जियोमेट्रिक मीन हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या है इसकी कैलकुलेशन वो कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट आगे हम किस प्रकार से हल करते हैं। खंडित श्रेणी के अंदर देखिए किस प्रकार से इसको हल करते हैं। खंडित श्रेणी में हमें एक फ्रीक्वेंसी अलग से एक कॉलम हमें जो है वो मिलेगा, साइज इसमें दी गई है अर्थात एक्स की वैल्यू दी गई है और फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। साइज जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 8 से लेकर के 18 तक है वो हमने लिखा है। फ्रीक्वेंसी जैसे क्वेश्चन में 6 से लेकर के 1 तक वो लिखी गई है, इसका हमने योग लगाया 50 एन आ गया, एन हमें मिल चुका है। इसके बाद लॉग एक्स है। लॉग एक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया है, जो ये 8 10 12 14 16 18 का हमने लॉग कैलकुलेट करेंगे, लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे और इसके पश्चात जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 6 को 0.9031 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4186 हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से 10 को 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हुए इनको कैलकुलेट करेंगे। इसके पश्चात इसका योग लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा लॉग एक्स इंटू एफ हमें मिल जाएगा। तो ये योग करने पर 53.4472 हमें मिल जाता है। इसके बाद इनका जो वैल्यू है वो हम फॉर्मूले में रख देते हैं और डिफरेंस जो फॉर्मूला के अंदर है केवल इसमें फ्रीक्वेंसी एफ अलग से लिखा होता है क्योंकि ये खंडित श्रेणी है। डिस्क्रीट श्रेणी में ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट नहीं होता है इसमें। तो ये 53 जो कि हमने यहाँ जो कैलकुलेट किया वो हमने रखा और n जो नंबर ऑफ आइटम्स है या टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसका योग है वो 50 है। तो इसका हम भाग लगा देते हैं तो हमें जो मिलेगा एंटीलॉग में 1.06894 है। इसका जो हमने कैलकुलेशन अभी किया था वो हमें जो मिलता है 11.71 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्योमेट्रिक मीन है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सतत श्रेणी में हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया सतत श्रेणी का, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140 और 140 to 160 तक दिया गया है। फ्रीक्वेंसी इसमें दी गई है 22, 38, 45, 35 और 20। हमें यहाँ पर जो कैलकुलेशन करना है वो जियोमेट्रिक मीन हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिया गया है उसकी हम क्या करेंगे मिड वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 60 और 80 का जो मिड वैल्यू है 70 है मध्य मूल्य, 80 और 100 का मिड वैल्यू है वो 90 है, 100 और 120 का मिड वैल्यू है वो 110 है। तो इस प्रकार से मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या ये एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट से कंटिन्यूस सीरीज से क्या हो गया डिस्क्रीट सीरीज में बदल गए हैं। अब हम क्या करेंगे जो x की वैल्यू है उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या ज्ञात करना है इसके अंतर्गत है वो
लॉग ज्ञात करना होगा। 70 का लॉग ज्ञात करेंगे तो 1.8451 है, लॉग टेबल से कैलकुलेट करेंगे। 150 तक हम इसका कैलकुलेशन करेंगे लॉग टेबल से। जब हमें लॉग की वैल्यू हमें जब मिल जाती है तो इसका फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर log x इंटू एफ हमें मिल जाएगा, और इसका जो योग करेंगे तो 324.2233 हमें मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी का जब हम योग लगाएंगे तो ये n की जो वैल्यू है वो 160 हमें मिल जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला जैसा कि हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में लगाया था वही फार्मूला यहाँ पर हमें यूज में लेना है, और इस फार्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यू है वो रख देते हैं 324.22 जो कि यहाँ से हमें मिली है वो हमने रखी है। n की वैल्यू 160 है जो कि हमने इसका टोटल करने पर हमें जो मिला है वो हम रख देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हमें जो मिलेगा 2.02639 मिलेगा। एंटीलॉग की टेबल में जब इसकी वैल्यू हम देखते हैं 0.02639 की, तो हमें जो मिलेगी वो 1063 मिलती है। और यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं तो 3 हमें मिलता है। तो यहाँ पर हम 3 डिजिट के बाद में क्या दशमलव लगा देते हैं, अर्थात पॉइंट हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से ज्योमेट्रिक मीन है वो 106.3 हमें मिल जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ज्योमेट्रिक मीन है वो समझने में निश्चित रूप से मदद मिली होगी। आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में हम इसको किस प्रकार से सतत श्रेणी में हल करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो जियोमेट्रिक मीन अर्थात गुणोत्तर माध्य के कौन कौन से विशेष उपयोग होते हैं, जियोमेट्रिक मीन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, और जियोमेट्रिक मीन के कौन कौन से मेरिट हैं और कौन कौन से डीमेरिट्स हैं। धन्यवाद।